आप लोगों को वही सारी गुड मॉर्निंग ममता जी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या है, हम पहले देखते हैं कि आपके पास 19 सेंचुरी से पहले प्रॉब्लम ये था कि आपके पास लाइट का यानी रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन जो है कैसा है, उसको जो है जो इंटरेक्शन विद मैटर था, ठीक है, वो एक इशू था कि कैसे मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है रेडिएशन। क्योंकि क्या हुआ कि जब आपके पास कोई सॉलिड को हीट किया गया, मान लीजिए आपके पास कोई एक सॉलिड था, उसको हीट किया गया, तो वो क्या कर रहा है, एक कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है, यानी रेडिएशन को रेडिएट कर रहा है। ठीक है, विद द वेवलेंथ ऑफ द इंफ्रारेड टू अल्ट्रावायलेट, जो कि आईआर से कहां तक, यूवी रीजन तक क्या कर रही थी, डिफरेंट रेडिएशन को एमिट कर रही थी। तो 19 सेंचुरी से पहले ये प्रॉब्लम था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे किसी बॉडी को आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये क्या है, रेडिएशन एमिट होती है। तो रेडिएशन कैसे एमिट होती है, क्योंकि एक मटेरियल पार्टिकल एक सॉलिड को आप क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं। इसी वजह से क्या है, इस जो ये प्रॉब्लम था, जैसे कि आप कह रहे थे कि आपके पास जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए लोहा गर्म किया, तो नॉर्मली पहले क्या है, गर्म हुआ तो उसका कलर धीरे धीरे चेंज होता है, लास्ट में येलो हो जाता है, फिर लास्ट में क्या हो जाता है, रेड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे क्या कर रहे हो आप, यानी उस ऑब्जेक्ट को गर्म कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, थर्मल रेडिएशन बोल सकते हैं, क्योंकि आप हीट दे रहे हो, तो क्या कर रहा है, वो थर्मल रेडिएशन एमिट कर रहा है, और क्या हो रहा है, चमक रहा है, यानी ग्लो कर रहा है। तो ये चीज क्लासिकली समझाना पॉसिबल नहीं था, या ये उस टाइम पर 19 सेंचुरी में प्रॉब्लम था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हो, तो हीट के साथ उसका कलर चेंज हो रहा है, यानी आपके पास क्या है, एक थर्मल रेडिएशन को एमिट कर रहा है, और क्या है, ग्लो कर रहा है। यानी आपके पास जैसे गर्म किया तो पहले डिफरेंट कलर येलो जो है, लास्ट में क्या है, रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन था आपके पास, जो ये कंटिन्यूअस पैटर्न था, डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम, जो रेडिएशन एमिट हो रही थी जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे थे, तो उसके केस में क्या है, आपके पास जो डिफरेंट कलर की लाइन आ रही थी, ये आपके पास उस टाइम पर समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए क्या हुआ, ब्लैक बॉडी जो प्लांक ने 19 सेंचुरी में क्या दिया था, एक जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ दिया था। प्रॉब्लम कहां पर, प्लांक से पहले वीन रेलेक जीन्स भी थे, वीन्स थे, उन्होंने आपके पास इसके बारे में थ्योरी दी थी। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या है, देन फिर हम थ्योरी, डिफरेंट थ्योरी के बारे में ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करती है। नो रिफ्लेक्शन, वो कोई भी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन नहीं करती है। ब्लैक बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रेडिएशन को क्या करती है, ऑब्जॉर्व करती है। ठीक है, तो हम पहले ब्लैक बॉडी के बारे में लिखते हैं। द नेम ऑफ, लिखेंगे द नेम ऑफ ब्लैक बॉडी, नेम ऑफ ब्लैक बॉडी, क्यों ब्लैक बॉडी पड़ा था नेम इसका, ब्लैक बॉडी टू, द नेम ऑफ ब्लैक बॉडी टू is given to, इसको ब्लैक बॉडी बोला गया, given to because of observe 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 all radiation, all radiation, सारी रेडिएशन को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। ठीक है, जो भी उसके ऊपर पड़ती है, देयर इज अ नो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। ठीक है, लिख सकते हैं देयर इज अ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल रेडिएशन, या ऑल लाइट लिख दो। ठीक है, एंड देयर इज नो रिफ्लेक्शन एंड कॉमा ट्रांसमिशन।
ट्रांसमिशन। यहाँ पर ना क्या है आपके पास, ना कोई ट्रांसमिशन होगा ना ही कोई रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। सारी रेडिएशन क्या करती है, वो अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। देयर इज अ नो रिफ्लेक्शन ऑन ट्रांसमिशन, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं, चलिए इसी को लिखते हैं, देयर इज अ नो रेडिएशन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रेडिएशन ना ट्रांसमिट होती है, ठीक है। ठीक है, वो रेडिएशन कैसी भी हो, किसी भी कंप्लीटली, ठीक है। और करके ऐसे लिख सकते हैं, और क्या है, मतलब वो इसका क्या है आपके पास, जो ये अब्जॉर्ब जितनी भी टाइप की ऑल रेडिएशन है, ठीक है, वट एवर, ऐसे लिख सकते हैं इसके ब्रैकेट में कि इसकी वेवलेंथ कुछ भी हो, वट एवर वेवलेंथ, वेवलेंथ कुछ भी हो, इसके ऊपर जो भी लाइट पड़ेगी वो क्या करेगा, ये अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इसी को ब्लैक बॉडी बोलते हैं। अब आपके पास एक नोट लिखोगे कि क्या नेचर में कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, ठीक है। तो कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, देयर इज अ नो परफेक्ट ब्लैक बॉडी इन नेचर। परफेक्ट ब्लैक बॉडी, देयर इज नो ब्लैक बॉडी, नो perfect black body, there is a no perfect black body in nature, ठीक। तो ठीक है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल है ब्लैक बॉडी के, जो क्या है आपके पास, जो बनाने की कोशिश की गई, यानी एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है ब्लैक बॉडी के जो बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास फर्स्ट है, आपके पास लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक एक ऐसी ब्लैक बॉडी है जो लगभग 96% रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अब्जॉर्ब 92 या 96% रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन की इतने पार्ट को क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब करती है। एक होता है, एक और है आपके पास प्लेटिनियम ब्लैक, ठीक है। प्लेटिनियम ब्लैक, प्लेटिनियम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है। ये भी कितना 98% तक अब्जॉर्ब करती है रेडिएशन, ठीक है, 98% तक। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी कैसे बनाई जाती है, ठीक है। ब्लैक बॉडी कैसे बनाई जाती है, क्या आपके पास क्या है, एक एक चैम्बर लिया आपने, या एक क्या है, और इसमें एक कैविटी, ठीक है, कैप बोले कैविटी बोले जो, ठीक। ऐसा एक आपने क्या लिया, जिसमें सिर्फ क्या था, एक होल, इस पे तो हमने एक कैविटी कंसीडर की, ठीक है, जिसमें एक होल था, ठीक है। और इसको हमने पॉलिश कर देते हैं किसी मेटल या किसी रिफ्लेक्टर से, जो कि क्या है, बाहर ना आने दे, ठीक है, रेडिएशन को बाहर ट्रांसमिट ना होने दे। अब आपके पास क्या है, यहां से एक रेडिएशन इंसिडेंट कराई जाती है, और इसमें क्या होते हैं, मल्टी टाइम रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, मल्टी टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। यहां से लाइट गई, यहां टकराई, फिर यहां से टकरा के यहां गई, फिर यहां से यहां आ गई, देन यहां, फिर ऐसा मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होता रहेगा इसमें,
क्या है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होगा। अब क्या है, ठीक है, ये क्या है, कैविटी, एक आपने कैविटी कंसीडर की, कैविटी, ठीक है, एट कहां पर, कोई भी एक टेम्परेचर पर आपने कंसीडर किया, ठीक है। अब क्या है, कैविटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा आपने, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ही आपके पास क्या है, ये इंसिडेंट जब ये ऑब्जर्व करता है, मान लीजिए आपके पास कब ऑब्जर्व करता है कि आपके पास जब टेम्परेचर डिफरेंस हो तो इसके ऊपर पड़ने वाली रेडिएशन को क्या हो जाए, ये क्या है, इसके अंदर मल्टी टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है। जब इसको थर्मली इक्विलिब्रियम में रखा जाए, अब टेम्परेचर थर्मली इक्विलिब्रियम में रखा जाए तो ये एमिट करेगा एक रेडिएशन, क्या करता है, एमिट करता है एक रेडिएशन को, जिसको बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या बोला जाएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ठीक है, ये किसका टेम्परेचर है, ये मैं कांस्टेंट टेम्परेचर लिख रहा हूँ। तो जो इंटीरियर वॉल है ना, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको हटा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसका टेम्परेचर है, मतलब ये इसका टेम्परेचर नहीं कि थर्मल इक्विलिब्रियम, जब तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए तो क्या करेगा, एक रेडिएशन एमिट करेगा। ये जो वॉल है, ये है, इनको क्या करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, ताकि क्या करे, ये बाहर शेयर ना करे, मतलब आप यहाँ से ट्रांसमिट ना हो, लाइट लाइट क्या ना हो, ट्रांसमिट ना हो जाए, ठीक है, लाइट यहां से ट्रांसमिट ना हो जाए। तो जैसे ही आपके पास, ठीक है, जैसे क्या है, जैसे ये होल से लाइट यहाँ इंसिडेंट होगी, तो लगभग ऑलमोस्ट सारी रेडिएशन क्या हो गई, ऑब्जॉर्व हो गई, ये बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। जितनी भी रेडिएशन थी ये क्या हो गई, इससे ऑब्जॉर्व हो गई, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ इसमें, मल्टी टाइम्स रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, मल्टी टाइम्स रिफ्लेक्शन हुआ, देख लो। ठीक है, हो गया। तो इसमें क्या होता है, हम जब बाहर से देखते हैं, ठीक है, हम जब क्या करते हैं, जब बाहर से देखते हैं, जब बाहर से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो रेडिएशन गई अंदर वो क्या हो गई, ठीक है। तो जब हम बाहर से देखते हैं तो क्या हुआ, हमें पता चलता है कि जितनी भी क्या है, जो रेडिएशन थी जो फॉल हुई इस पे, वो क्या हो गई, ऑब्जॉर्व हो गई, ठीक है, क्या हो गई, ऑब्जॉर्व हो गई, ठीक है, ठीक है, कि इस पर पड़ने वाली रेडिएशन, पड़ने वाली रेडिएशन, जो ये रेडिएशन आई वो कैसे हो गई, कंप्लीटली ऑब्जॉर्व हो गई, कंप्लीटली ऑब्जॉर्व हो गई, हो गई, क्या हो गई, कंप्लीटली ऑब्जॉर्व हो गई, ठीक है। कैसे, बाय दी बाय दी मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ रिफ्लेक्शन, किसके साथ, विद वॉल ऑफ कैविटी, कैविटी के वॉल के साथ क्या हो गए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के वजह से क्या हो गई, लगभग सारी पढ़ने वाली, जो पढ़ने वाली रेडिएशन, पढ़ने वाली रेडिएशन कंप्लीटली ऑब्जॉर्व हो गई, ठीक है। अब ये तो इंसिडेंट था कि आपके पास जितना इस ब्लैक बॉडी पे रेडिएशन आई वो ऑब्जॉर्व हुई। अब रिफ्लेक्शन कब होगा, यानी कब क्या करेगी, ये उत्सर्जित करेगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखो कि आपके पास, अगर आपके पास कैविटी बीइंग इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर कैविटी थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में, अगर कैविटी कहां पर है, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा क्या है कि रेडिएशन क्या करेगी, अब तो ये क्या करेगी, अगर ऐसा है तो ब्लैक बॉडी क्या करेगी,
ठीक है, यानी ये जो कैविटी है इसी को तो ब्लैक बॉडी बोला गया आपके पास, ये कैविटी है, ये तो ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी एक रेडिएशन एमिट करेगी, एक रेडिएशन एमिट करेगी। अब रेडिएशन एमिट करेगी तो क्या है, इसी को बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या बोला जाता है इसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास लोअर टेम्परेचर हो, ठीक है, जैसे आपके पास लोअर टेम्परेचर हो तो ये जो कैविटी है ये एक रेडिएशन एमिट करेगा, यानी जो होल है एक रेडिएशन एमिट करता है, जिस वजह से इस एमिटेड रेडिएशन को ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। इसको ही क्या बोला जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा गया था। यहां तक क्लियर है? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपके पास क्लियर है। अब हम इसके ऊपर जितने भी क्या है, इससे पहले थ्योरीज आई थी उनके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या थ्योरी आई थी। तो सबसे पहले आई थी आपके पास देखिए, तो अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व की बात करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व में क्या है, अब ये जितने भी जो है प्रॉब्लम कहाँ थी, अभी प्लांक लॉ नहीं आया। प्लांक लॉ ने क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो कर्व थे उसको तो एक्सप्लेन किया था। उससे पहले कहाँ प्रॉब्लम आ गई थी, यानी जो आप कहते हैं कि ब्लैक बॉडी जो कर्व है, यानी एक्सपेरिमेंटल जो कर्व था उसको एक्सप्लेन करने में क्या है, यानी ऐसे लिख सकते एक्सपेरिमेंटल, पहले जान लेते हैं थोड़ा सा, एक्सपेरिमेंटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक, तो अगर मैं देखिए दो साइंटिस्ट थे इन 1899 में, 1899 में दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन से थे, न्यूमर एंड प्रिंगजाइम जो है, प्रिंगजाइम और लूमर दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, जो है आपके पास एक्सपेरिमेंटली स्टडी की थी। ठीक है, प्रिंगजाइम ने क्या की थी, एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था। एक्सपेरिमेंटली स्टडी दी, क्या है, एक्सपेरिमेंटली स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन या रेडिएट एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएट एनर्जी इन ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट हुए थे, इन्होंने क्या किया था, रेडिएट एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएट एनर्जी इन ब्लैक बॉडी एट डिफरेंट वेवलेंथ लिखता हूँ, एट डिफरेंट वेवलेंथ। और क्या है, देखिए ये तो हो गया, लेकिन क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी क्या किया इन्होंने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन डिफरेंट वेवलेंथ बाय केप्ट
या by keeping body at different temperature. ठीक है, कोई लाइन, इसका मतलब समझा देता हूं। इन्होंने क्या किया कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंटली जो ब्लैक बॉडी जो डिस्ट्रीब्यूशन था डिफरेंट वेवलेंथ का, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ था और डिफरेंट टेम्परेचर पर जो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आया उसको इन्होंने एक्सप्लेन, यानी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने ये पाया कि आपके पास क्या है, जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में बना देता हूं कि आपके पास जिन्होंने ग्राफ बनाया वो कुछ ऐसा है कि लैम्डा और ई लैम्डा। अच्छा, ई लैम्डा क्या होता है? इमिसिविटी होती है, ठीक है, जो इमिसिव कर यानी इमिसिव कॉफिशिएंट है। अभी जानेंगे हम कि इमिसिव कॉफिशिएंट क्या है थोड़ा सा, अगर ठीक है, किसी अलग बॉडी के लिए और ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ देखूं तो इन्होंने ऐसा किया कि आपके पास क्या है, ये ऐसा होगा, कर्व ऐसा आएगा कंटिन्यूसली, पहले क्या कंटिन्यूस कर्व आएगा, एक मैक्सिमम तक जाएगा जहां लैम्डा एम होगा, उसके बाद डिक्रीज होगा, क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सपोज T1 टेम्परेचर पे हुआ, टेम्परेचर T1 है। दूसरा कर्व इनको ऐसा मिला कि आपके पास क्या है, ये इसका जो मैक्सिमम है ये शिफ्ट हो जा रहा है लोअर वेवलेंथ की तरफ। फिर T3 पे देखा, ये T2 पे देखा था, T3 पे क्या देखा कि ये ऐसा हो गया, इसका मैक्सिमम और शिफ्ट हो गया, लैम्डा और इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये किस पे देखा? T3 पे, ये T3 पे देखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जैसे डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट टेम्परेचर यानी T1 T2 T3 डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने देखा किसका जो लैम्डा है वो लोअर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ये आपके पास जो एनर्जी इंटेंसिटी है वो बता रहा है। ठीक है, तो आपके यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आपने एक टेम्परेचर पर, प्रत्येक टेम्परेचर पर जो ईच टेम्परेचर जो आपके पास एनर्जी रेडिएट हो रही है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जीरो से लेके इनफाइनाइट तक लिए, एक तो आपके पास ये कर्व मिल रहा है, ठीक है, यानी जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो जीरो से कहां तक हो रही है? जीरो, यहां से शुरू होके लैम्डा यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे तो लैम्डा जीरो है इसमें, यहां से शुरू होके कहां तक? इनफाइनाइट तक क्या दे रहा है आपको? एक डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपको एक चीज पता चल रहा है कि जैसे जैसे आपके पास क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर जीरो पर, इस कर्व से मुझे पता चलता कि ई लैम्डा जीरो है जब आपके पास क्या है? लैम्डा जीरो। एक तो ये बात पता चली मेरे को। दूसरा क्या है, जैसे जैसे आपके पास क्या लैम्डा बढ़ रहा है, ये देखो लैम्डा बढ़ रहा है तो ये ई लैम्डा भी बढ़ रहा है। एक तो ये पता चला मुझे कि ई लैम्डा अगर इंक्रीज हो रहा है तो लैम्डा भी क्या हो रहा है? जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज हो रहा है ई इंक्रीज हो रहा है। अटेंड मैक्सिमम, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है यहां पर, ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, जो ये लैम्डा एम के बाद, लैम्डा एम के बाद, लैम्डा एम क्या है? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद ई की वैल्यू क्या होती है, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा एम पर, लैम्डा एम पर जो क्या हो जाएगी एनर्जी होगी वो क्या है आपके पास, ई जो लैम्डा होगा वो मैक्सिमम होगा। कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, जब मैक्सिमम हो रहा है, अब जैसे ही और हमने इसके लैम्डा एम के बियॉन्ड इंक्रीज कर दिया, लैम्डा एम के लैम्डा को इंक्रीज किया बियॉन्ड कहां पर? ठीक है, किसके बियॉन्ड? लैम्डा एम, लैम्डा एम के बियॉन्ड जब इंक्रीज किया तो क्या हुआ कि अब क्या हो जाएगा, जो ई लैम्डा है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जो ई लैम्डा है, इसका मतलब जैसे आपने लैम्डा किया तो ई लैम्डा क्या हो जाएगा? घट जाएगा, डिक्रीज हो रहा होगा। देखो यहां दिख भी रहा है कि घट रहा है। तो इसका मतलब लास्ट में क्या हो रहा होगा, जब लैम्डा की वैल्यू इंफिनिटी रही होगी तो ई की वैल्यू क्या रही होगी? जीरो रहा होगा तब। ठीक है, ये कर्व ऐसा डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो आपके पास बहुत बार ऐसा ही आ सकता है कि नोट करके यहां लिख देता हूं मैं कि जो ईच टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी का ग्राफ कैसे आता है, ग्राफ पूछा जाता है कि ग्राफ कैसे आता है, तो एक कंटिन्यूस ग्राफ आता है। ठीक है,
तो ऐसे लिख सकते हैं नोट करके कि क्या है आपके पास, ईच टेम्परेचर पर ई लैम्डा और लैम्डा, ये है इमिसिविटी, यानी इमिसिव कॉफिशिएंट का ग्राफ कैसा आता है, का ग्राफ कंटिन्यूस आता है। कैसा आता है, कंटिन्यूस आता है। चलिए नोट कर लीजिए इतना, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी ऐसी कि आपके पास क्या है, ये जो हमने लिखवाया ये पहली ऑब्जर्वेशन थी ऐसी जो कहानी थी। हो गया नोट। दूसरी कहानी ये है, चलिए इसमें एक और दूसरी पता चला हमें दूसरा बात, ये सारी एक्सपेरिमेंटल कहानी है। कंटिन्यूस का मतलब कहाँ, अरे कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का मतलब नहीं पता आपको। कंटिन्यूस का मतलब ऐसा जा रहा है, डिस्क्रीट का मतलब होता है कि एक वैल्यू पर एन की वैल्यू पर 1 है, एन की वैल्यू 2 पर ये ग्राफ है, एन की वैल्यू पर 3 है। यानी ऐसा समझिए आप, ऐसा समझो, मैं अगर ऐसा कहूँ कि ये सपोज लैम्डा 1 पे आया, ठीक है, ठीक है, ये n इक्वल टू 1, तो ये डिस्क्रीट आता है, n इक्वल टू 2, तो हर, ठीक है, अलग अलग है। कंटिन्यूस क्या होता है कि कंटिन्यूस का मतलब कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूसली ब्रेक नहीं हो रही है, ठीक है, हर एक, हाँ, कंटिन्यूस वही होता है कि आपके पास कंटिन्यूस ग्राफ होगा, लाइन ग्राफ, बैंड ग्राफ, अलग अलग आते हैं, ठीक है। चलिए, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी इसकी, सेकंड ऑब्जर्वेशन थी कि जब आप क्या कर रहे हो, अगर मैं हर एक टेम्परेचर पर देखू, ईच टेम्परेचर पर जो एरिया इंक्लोज कर रहा है, जो कर, देखो एक एरिया इंक्लोज कर रहा है ना आपके पास, ई लैम्डा और लैम्डा, मान लीजिए ग्राफ था कहां पर, टी, किसी T1 पर था, तो ये जो एरिया इंक्लोज कर रहा है, ये क्या बताता है, एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो ये बताता आपके पास, ये जो लैम्डा एक्सिस है, ये एरिया इंक्लोज, ये बताता आपके पास कितनी एनर्जी रेडिएट हुई, ठीक है, यानी ये बताता है टोटल एमिटेड, टोटल एनर्जी एमिटेड, ये बताता है टोटल एनर्जी एमिटेड बाय बीबी, बीबी मतलब ब्लैक बॉडी, ठीक है, टोटल जो एरिया इंक्लोज है, ये क्या बताता है कितनी ब्लैक बॉडी ने एनर्जी रेडिएट की। इसमें ही पॉइंट नंबर थर्ड था, ये था पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड था ये। अब पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं कि पॉइंट नंबर थर्ड क्या और ऑब्जर्वेशन आई, ठीक है, क्या पाया गया, थर्ड पाया गया कि अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एज अ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, ई लैम्डा क्या हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, जैसे लैम्डा इंक्रीज कर रहा हूं, ये देख भी रहे होंगे आप, इंक्रीज कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अगर रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं, अगर जो है, ऐसे लिख सकते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या है आपके पास, तो द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट, या एनर्जी एमिटेड लिख दो, एनर्जी एमिटेड ई लैम्डा, ई लैम्डा मतलब ई लैम्डा दिखा रहा है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, फॉर लिख देता हूं मैं, फॉर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो ये जो एनर्जी रेडिएट करेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या जा रहा है, इंक्रीज रैपिडली, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड कैसा हो जाएगा, रैपिडली,
इंक्रीज रैपिडली। ठीक है, कैसे करेगा? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट कर रहे हो वो तेजी से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली कैसा है, अगर हम एक्चुअली देखें तो ई लैम्डा इक्वल टू टी की पावर 5। ठीक है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या मिली आपको? फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये मिली कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लैम्डा एम शिफ्ट हो रहा है पीछे की ओर। जैसे टेम्परेचर T3 हाई है तो ये लैम्डा शिफ्ट हो गया लोअर की तरफ। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन ही आ गया आपके पास कि ये जो लैम्डा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये लैम्डा बढ़ेगा तो ये टी घट रहा होगा, यानी ये अगर घट रहा है तो ये बढ़ रहा होगा। इससे क्या एक पता चला हमें कि लैम्डा एम और टी ये क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट हो गए। अब इनसे जब ये एक्सप्लेनेशन पूछा गया कि ये कैसे हुआ, तो एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया कि सपोज दैट, ठीक है, चलिए, लैम्डा एम टी इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की उन्होंने एक वैल्यू दी। कितनी दी कि आपके, जिसको वीन्स लॉ भी बोल देते हैं, ठीक है, ये थी आपके पास 2.89 10 टू द पावर -3। ठीक है, और क्या था इसके आगे, मीटर केल्विन, केल्विन। और इसको ही बोला जाता है वीन्स कांस्टेंट, क्योंकि ये वीन्स ने इसको स्टडी किया, आगे पढ़ेंगे वीन्स कांस्टेंट। अब वीन्स ने जब इसके ऊपर, जब ये एक्सपेरिमेंट, जब आपके पास क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व आ गया था, तो बताया कि अगर मैं क्या करूं, डिफरेंट वेवलेंथ है और ये ई लैम्डा, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं कि सपोज ये जो रेडिएशन मिल रही है आपको, सपोज दैट ऐसे कुछ मिल रही है, जो ग्राफ मिल रहा है वो क्या है, ऐसा कुछ मिल रहा है। इसका मैक्सिमम यहां पर है, इसका मैक्सिमम यहां पे आ गया, और इसका मैक्सिमम यहां पे आ गया। अब इन्होंने कहा कि सपोज दैट ये क्या है आपके पास, ये जो आपके पास पावर है, अगर, ठीक है, तो ये लैम्डा है, ठीक। तो अगर आपके पास मैं कहूं कि मैंने इसको जो हीट दिया, यानी जो पावर दी, यानी मैं कहूंगा कि अगर मैंने बॉडी को एक ऑर्डिनरी, ठीक है, एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर से इंक्रीज किया, ठीक है, तो देखिए, अगर मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंट वॉल पे शिफ्ट क्या कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं आपके पास इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ये कितने पे है, 10 पे या 20 पे मान लेता हूं, और ये कितने पे मान लेता हूं, कुछ और पे मान लो, 60 पे मान लो या 80 पे मान लो, ऐसा कुछ माना आपने, ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू कुछ रखूं, लैम्डा एम की वैल्यू यहां पे कुछ रख दूं, और मतलब मान लीजिए 700 रख दूं, फिर इसको 800 रख दूं, इसको 900 रख दूं, तो आप देखोगे कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, 900 और 20 का, और फिर करोगे आप किसका, यानी आपके पास क्या है, फिर करोगे आप किसका, सॉरी ये तो उल्टा हो गया ना, नहीं आप समझिए, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, इसकी वैल्यू मान लीजिए 10 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कम होगी, मान लीजिए इसको 30 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू मैं 30 मानता हूं, इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 10। तो देखोगे अगर आप, ठीक है, तो इनका जो है, हालांकि मैंने सही से माना नहीं है, तो अगर मैं ऐसे करूं मल्टीप्लाई इनको, यानी लैम्डा एम, इसका मैक्सिमम और ये वाला टेम्परेचर, फिर ये वाला और ये वाला टेम्परेचर, तो वो क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा आपके पास, कांस्टेंट आएगा सबका, यानी आपके पास आप कहोगे, हालांकि यहाँ पे नहीं हो रहा, पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट ये देखा था वीन्स ने, आगे पढ़ेंगे भी हम वीन्स लॉ, कि अगर ये जो T1 है
मान लीजिए ये लैम्डा 1 था, इसका मैक्सिमम, ये लैम्डा 2 था, ये लैम्डा 3 था। आपको पता लैम्डा 1 सबसे बड़ा, फिर लैम्डा 2 है, फिर लैम्डा 3। तो टेम्परेचर T1 है, T2 है, T3 है। तो यहां पर ये कंक्लूजन आया कि लैम्डा m और आपके पास T1 और लैम्डा 2 T2 लैम्डा 3 और T3 ये एक कांस्टेंट के इक्वल आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? कांस्टेंट। वीन्स लॉ, इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोल दो। आगे पढ़ेंगे भी हम, ठीक है। अभी चलिए, ठीक है। पर यहां से इन्होंने एक चीज बताया था एक्सपेरिमेंटली कि अगर आप किसी जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर अगर किसी बॉडी को हीट कर रहे हो तो वो क्या कर रहा है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी अगर मैं क्या कर रहा हूं, देखा होगा आपने, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल ये है कि सपोज दैट कि आपने क्या कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो एनर्जी रेडिएशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप बोलते हैं एनर्जी एमिटेड ऑफ रेडिएशन, यानी एनर्जी एमिटेड, जो एनर्जी एमिटेड वो भी क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। यही तो कहा आपने, ठीक है। और अब देखो यहां पर टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं, एनर्जी एमिटेड ऑफ रेडिएशन शिफ्टेड लोअर वेवलेंथ। कैसे वेवलेंथ? जब आपने कोई बल्ब लिया, एग्जांपल के तौर पे क्या लिया आपने, एक बल्ब लिया था, ठीक है। क्या लिया? बल्ब लिया, बल्ब, ठीक है, बल्ब लिया। अब बल्ब में क्या हुआ कि जब आपने इस बल्ब को एट 20 वॉट पे जलाया, वॉट पे, ठीक है, एक 20 वॉट पे जलाया तो इसमें कोई कलर नहीं आया, नो कलर, ठीक है, नो कलर, ठीक है। अब यही बल्ब को आपने क्या कर दिया, एट 25 वॉट पे, तो देखा गया कि इसमें कौन सा कलर आ जाता है, रेड कलर आ जाता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा पीला दिख जाता है, रेड कलर, ठीक है, रेड कलर दिख जाता है, ठीक है, जब वो हल्का सा जलता है। फिर आपने और वॉट को बढ़ाया ऊपर 40 वॉट, तो वो ऑरेंज दिखने लग गया, ऑरेंज दिखने लग गया। कैसे दिखने लग गया? ऑरेंज दिखने लग गया। फिर आपने जैसे इसको 100 वॉट पे किया तो ये व्हाइट दिखने लग गया। ऐसा होता है। तो ये वेवलेंथ क्या हुई, लोअर की तरफ शिफ्ट हुई। सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी, मिड में इसकी, फिर सबसे कम की तरफ ये। तो यानी अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, नोट, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो क्या है, जो वेवलेंथ है वो क्या है, शिफ्ट होगी लोअर की तरफ। इसका मतलब अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, नोट करके, अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, टेम्परेचर कैसा है, ऑर्डिनरी नॉर्मल टेम्परेचर है, तो वेवलेंथ कैसी, मतलब अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो क्या हो जाएगी, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, ठीक है। अगर जो है टेम्परेचर ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी जो एमिट होगी, जो वेवलेंथ एमिट होगी, जो एमिट रेडिएशन होगी, एमिट रेडिएशन, एमिटेड रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ कैसी होगी, देखो ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, अगर लो टेम्परेचर होगा तो क्या हो जाएगा, इसकी रेडिएशन क्या हो जाएगी, लॉन्गर वेवलेंथ होगी, ठीक है। ये इसीलिए ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि 11th 12th में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन सब पढ़ के आ रखे हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऐसा है। आज मैं आप लोगों को वो पढ़ाएंगे जो हम एमएससी में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि 11th 12th तो सबका ही ठीक है, सबने पढ़ा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फिर प्लांक्स लॉ पढ़ लेते हैं डायरेक्ट, तो प्लांक्स लॉ पे डायरेक्ट नहीं, ठीक है, प्लांक्स लॉ पे भी आएंगे हम। तो आप अगर बीएससी में देखते थे तो बीएससी में भी क्या होता था,
बुक्स में डायरेक्ट सीधे प्लांक का रेडिएशन लॉ आ जाता था, फिर उसको मॉडिफाई करके वीन्स और रेले का लिखवाने का तो 3 लाइंस में कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, पर ये चीज आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए कुछ डिफरेंस देखते हैं। अगर बात करूं मैं ब्लैक बॉडी, ठीक है, कुछ डिफरेंस देखते हैं। पहले तो जान लेते हैं थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी, कैरेक्टरिस्टिक क्या है ब्लैक बॉडी? तो ब्लैक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी ऐसे लिख सकते हैं, पहले क्या है, बीबी जो है ब्लैक बॉडी, ठीक है, रेडिएशन डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड कर रही है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इनक्लोज, टेम्परेचर इनक्लोज्ड, या ऐसे लिख सकते हैं, डिपेंड्स ओनली ऑन इनक्लोजर टेम्परेचर, ठीक है, इंडिपेंडेंट मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इनक्लोजर वॉल। ठीक है, इनक्लोजर वॉल। चलिए, तो अच्छा, अगर मुझे पहचानना पड़े कि ऑर्डिनरी बॉडी और ब्लैक बॉडी में क्या अंतर है, ठीक है, ऑर्डिनरी बॉडी और ब्लैक बॉडी में क्या अंतर है? ठीक है, देखिए, अगर मैं वापस बेसिक पे आऊं तो अभी हमने पढ़ा कि अगर मैं आइडियल ब्लैक बॉडी की कंडीशन बताता हूं, थोड़ी सी आइडियल या परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, आइडियल और परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है, आइडियल या परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात करता हूं। तो आइडियल और परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ जो इंसिडेंट रेडिएशन होगी। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई ब्लैक बॉडी में रेडिएशन इंसिडेंट हुई, तो किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? आपके पास कितना उसने ऑब्जॉर्व किया, मतलब मान लीजिए मैं ऑर्डिनरी की बात करता हूं, पहले कोई एनी बॉडी लिख देता हूं, एनी बॉडी, कोई बॉडी अभी ब्लैक बॉडी नहीं है, कोई एनी बॉडी है, तो जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो कुछ ऑब्जॉर्व हुई होगी, कुछ रिफ्लेक्ट हुई होगी और कुछ ट्रांसमिट हुई होगी। ये तीन कोफिशिएंट तो आते हैं कि आपने कहीं किसी बॉडी को क्या दिया आपके पास, ठीक है, कोई रेडिएशन उस पर इंसिडेंट कराई, तो कितनी उसने ऑब्जॉर्व की, कितनी उसने रिफ्लेक्ट की, कितनी उसने ट्रांसमिट की। अब एक काम करता हूं मैं, अगर मैं आई से डिवाइड कर देता हूं, ए बाई आई प्लस आर बाई आई प्लस टी बाई आई, ये हो गया, ये वन, इसको क्या बोलते हैं? देखिए, अगर मैं कहूं कितना पार्ट ऑब्जॉर्व हुआ इंसिडेंट का, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन, यानी कितना फ्रैक्शनल पार्ट उसने ऑब्जॉर्व किया, तो इसको दिखाते हैं ए लैम्डा से, यानी स्पेक्ट्रल क्या है आपके पास, ऑब्जॉर्प्टिव, यानी जो पर्टिकुलर वेवलेंथ आपने जो आई इंसिडेंट किया जिस भी वेवलेंथ का, वो उसका कितना पार्ट ऑब्जॉर्व हुआ उसको बोलते हैं ऑब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। इसीलिए अब ये रिफ्लेक्ट हुआ, कितना रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट का मतलब हो जाएगा यहां पर आपके पास कितना
इमिसिव मतलब रिफ्लेक्ट का मतलब इमिसिव बोल सकते हैं, तो आर लैम्डा ही बोल देते हैं, ई लैम्डा ही बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर चलिए रिफ्लेक्शन ही रहने देते तो इसको क्या बोलेंगे, आर लैम्डा। और ये क्या हो गया, ट्रांसमिटेड को क्या बोलेंगे, टी लैम्डा। ये हो गया किसी भी बॉडी के लिए, यानी किसी भी बॉडी के लिए। अब ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है, अगर ब्लैक बॉडी के लिए देखें तो ब्लैक बॉडी के लिए, अब ब्लैक बॉडी क्या करती है, ब्लैक बॉडी ना ट्रांसमिट करती है ना रिफ्लेक्ट करती है, तो इसीलिए इसकी जो क्या है ऑब्जॉर्बिविटी है वो किसके इक्वल आ जाती है, 1 के इक्वल आ, ए लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाता है, ई लैम्डा आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका मतलब सारी रेडिएशन को, इसका मतलब है सारी रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा, सारी रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करेगा। ये पता भी चल गया, हम ऑलरेडी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास एक साइंटिस्ट और आते हैं, किरचॉफ्स। किरचॉफ्स, ठीक है, कौन आते हैं, किरचॉफ्स। किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ, किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ। अभी किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ क्या क्या कहता है आपके पास, बस इसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम क्योंकि कोई प्रॉब्लम, देखो ये कहता है कि आपके पास अगर, यानी किरचॉफ्स लॉ कहता है कि ये जो ई लैम्डा है, ई लैम्डा मतलब आप बोल सकते हो इमिसिविटी, मतलब क्या है, आप बोलते हैं कि अगर मैं किरचॉफ्स की बात करता हूं तो किरचॉफ्स ने क्या कहा था आपके पास कि जो आपके पास इमिसिव पावर है, जो ऑब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिव पावर, यानी ये है ऑब्जॉर्प्टिव पावर, इमिसिव पावर, इमिसिव पावर, और ये क्या है, इसको बोलते हैं ऑब्जॉर्प्टिव पावर। इनका जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट के इक्वल आता है, और उस कांस्टेंट, यही कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाता है, ई लैम्डा के इक्वल आ जाता है। अच्छा, ई लैम्डा क्या है, ई लैम्डा आपके पास इसको बोलते हैं क्या है, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। क्या है ये, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। आपसे पूछे जाते हैं कि किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहले बेसिक एप्लीकेशन, अगर जिनका इंटरव्यू है तो एप्लीकेशन क्या है इनके, एक तो ये आपके बारे में ये बता देता है कि क्या है, गुड ऑब्जर्वर टेल्स अबाउट द गुड ऑब्जर्वर। जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए यूज कर रहे हैं। आपको मैंने क्या कहा, सारी कहानी आज तक यही तो चली कि क्या है, अगर ब्लैक बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम, एनर्जी भी तो रेडिएट करेगा ब्लैक बॉडी, रेडिएशन कैसे बोलोगे उसको, है? वो तो हमने कहा कि आपके पास जब उसके ऊपर रेडिएशन डाल रहे हो तो वो अब्सॉर्ब कर रहा है सारी रेडिएशन, लेकिन अब जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो एमिट भी तो करेगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको कहा था हमने, पहले स्लाइड में आ जाता है, फर्स्ट स्लाइड। देखो, अगर कैविटी को थर्मल इक्विलिब्रियम में रखा जाए
तो एक रेडिएशन ब्लैक बॉडी मतलब तो एक रेडिएशन एमिट करेगा, उस रेडिएशन को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब यहां से हमको ये पता चला, क्या पता चला कि यही इसके एप्लीकेशन क्या है, इसके और भी एप्लीकेशन है, पर एक चीज जो बेसिक इंफॉर्मेशन देता हमारे पास वो ये कहता है कि जो अच्छा गुड ऑब्जर्वर है वो क्या है, टेल्स अबाउट, क्या बोलता है कि गुड ऑब्जर्वर, गुड जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर जो गुड ऑब्जर्वर होता है वो क्या होता है, गुड ऑब्जर्वर्स क्या होता है, आर गुड इमिटर। गुड ऑब्जर्वर क्या होता है, गुड इमिटर होता है, ठीक है। गुड ऑब्जर्वर इज अ गुड इमिटर होता है, ठीक है। गुड ऑब्जर्वर इज अ गुड इमिटर। ठीक है, ये होगा। तो चलिए नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ, अब आते हम एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या क्या एक्सप्लेनेशन आए थे। पहला एक्सप्लेनेशन जो हम लिख रहे हैं वो स्टीफन का। अब यहां पर सबसे पहले जो है, अगर मैं बात करूं 1800 लगभग 1897 में ब्लैक स्टीफन का क्या था, स्टीफन्स बोल्ट्जमान। अच्छा, स्टीफन बोल्ट्जमान ने क्या कहा आपके पास, स्टीफन बोल्ट्जमान ने कहा कि किरचॉफ्स इमिसिव पावर, नहीं इन्होंने अभी तो लिखवाया था जस्ट कि टेल्स अबाउट ए गुड ऑब्जर्वर आर गुड इमिटर। किसी जो है एमिसिव पावर, अगर किसी बॉडी से कोई चीज कितना एमिट हो रहा है, कितना ऑब्जर्व हो रहा है, इनका रेशियो कांस्टेंट के बराबर होता है, और वही कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बराबर। स्टीफन क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी रेडिएट, जो टोटल एनर्जी रेडिएट हो रही है, टोटल एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड फ्रॉम यूनिट सरफेस एरिया पर सेकेंड फ्रॉम टोटल एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड फ्रॉम यूनिट सरफेस एरिया ठीक है। कितना था, जो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था टी की पावर 4, यहां से E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। सिग्मा को बोलते भी है स्टीफन कांस्टेंट बोल देते हैं। ये जो सिग्मा है इसको बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद रख लेना 5.67 10 टू द पावर -8 मीटर इनवर्स की पावर 4। एक मिनट में बच्चों, यूनिट ठीक है, वॉट मीटर पर, क्योंकि एनर्जी पावर ठीक है, नहीं यूनिट गलत है ना, एनर्जी है टेम्परेचर है, के की पावर तो ठीक है। एनर्जी क्या होती है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट, यानी एनर्जी क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया यानी मीटर स्क्वायर, वॉट मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वॉट मीटर स्क्वायर। यही तो होती है। पावर क्या होता है, अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाता है, पावर बन जाता है, पावर, और नीचे क्या हो जाएगा, एरिया। तो इसीलिए वॉट मीटर स्क्वायर, और ये टी की पावर 4 ऑलरेडी था, ठीक है।
ठीक है, तो जो 1800, अगर ये जो लॉ आया था आपके पास, ठीक है, ये लगभग क्या है आपके पास, कौन सा, स्टीफन्स का। तो वैसे स्टीफन्स का लॉ था ये। तो बोल्ट्जमान ने क्या किया था, स्टीफन ने, ये था 1700 1800, जो स्टीफन ने दिया था, अगर थोड़ी और कहानी पढ़ लें हम, तो स्टीफन ने जो है आपके पास, जब ये लॉ दिया था, तो आपके पास क्या था, लगभग 1879 में, ठीक है। तो स्टीफन ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया था। ये जो है, मैं बता देता हूँ कि स्टीफन बोल्ट्जमैन क्यों बोला गया। इस लॉ को बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। थोड़ी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है। जो स्टीफन ने ना, स्टीफन स्टीफन ने 1879 में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था, ये एक्सपेरिमेंटली। और 1884 में, 1884 में क्या किया था बोल्ट्जमान ने थ्योरेटिकली किया था, थ्योरेटिकली, ठीक है, थ्योरेटिकली क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है। थ्योरेटिकली क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। थ्योरेटिकली जो डेरिवेशन था वो दिया था, थ्योरेटिकली डेरिवेशन ऑफ स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ, ठीक है। इसीलिए जो कंबाइन करके क्या बोला जाता है इसको, बोल्ट्जमान, ठीक है, ठीक है। इसीलिए क्या बोला जाता है, बोल्ट्जमान। स्टीफन ने एक्सपेरिमेंटली दिया था, इन्होंने थ्योरेटिकल दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट था वीन्स रेडिएशन लॉ। क्या है, वीन्स रेडिएशन लॉ। तो जो है आपके पास बोल्ट्जमान लॉ में जो यही लॉ, बोल्ट्जमान का जो लॉ था, यही एक्सटेंड किया था 1894 में वीन्स ने। अब इन्होंने क्या कहा कि आपके पास जो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी होगी, वो कितनी होगी आपके पास, ऐसे लिख सकते हैं, इन 1894 वीन्स ने क्या किया था, आप लिख सकते हैं, वीन्स ने क्या किया था, वीन्स टुक द स्टीफन्स, वीन्स ने क्या किया था, जब बोल्ट्जमैन स्टीफन लॉ को देखा था, तो क्या बोला था इन्होंने कि ऑप्टेन एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी आप बोल सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी जो मिल रही है। अब एनर्जी डेंसिटी जानते हैं आप, एनर्जी पर यूनिट क्या होता है, जैसे मास डेंसिटी होती है तो क्या होता है, या क्या होता है, डेंसिटी होती है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, वैसी एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, क्या हो जाएगा, एनर्जी रेडिएट पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसी इसको ही तो एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी पर फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डेंसिटी पर फ्रीक्वेंसी ऑफ emitted radiation by black body, वो कितना है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप बोलते हो, अभी मैं लैम्डा के टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोल रहा हूँ, यू, और एक तो और यू के साथ क्या आएगा, टी तो आएगा ही ना, यू और टी। कई बुक से डायरेक्ट यू लिख देते, न्यू इज ए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये कितना है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए ई की पावर ए न्यू क्यू ई की पावर कितना हो जाएगा, माइनस बीटा न्यू बाई टी, ठीक है। ए और बीटा जो है यहाँ पर, ये इंपेरिकल पैरामीटर है, ठीक है। ए एंड बीटा क्या है यहाँ पर, इंपेरिकल पैरामीटर है,
और उनको एक्सपेरिमेंट डेटा के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट क्या है, ए एंड बी क्या है आपके पास, ए एंड बीटा क्या है, ये क्या है आपके पास, इनको बोलते हैं एम्पेरिकल पैरामीटर। एम्पेरिकल पैरामीटर क्या होता है, एम्पेरिकल पैरामीटर होते हैं जो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एक्सचेंज किए जा सकते हैं। मतलब होता नहीं कि कुछ चीजें जो है आप एक्सपेरिमेंटल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉ था जो आपके पास, ठीक है, ये जो लॉ था, ठीक है, तो देखिए जो अभी भी आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं आए थे हम लोग, ठीक है, तो क्या था आपके पास, जो वीन्स ने ये थ्योरी एक्सप्लेन की थी वो क्लासिकल के हिसाब से की थी, क्लासिकल अजम्पशन लेके, क्लासिकल यानी इन्होंने क्या 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 कहा था कि जो आपके पास जो रेजोनेट, जो ऑसिलेशन के पास जो एनर्जी है, यानी हम जब आपके पास जो ब्लैक बॉडी है, ये कह रहे, इन्होंने क्या कहा कि जो कोई भी ब्लैक बॉडी है ये नंबर ऑफ क्या है, ऑसिलेटर से, मतलब नंबर ऑफ क्या है, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के तो जिनको रेजोनेटर बोलते हैं, उनसे मिलकर बना है। और ये क्या करते हैं, जब ऑसिलेशन करते हैं तो क्या कर देते हैं, जब जब ऑसिलेशन करते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर जब ऑसिलेट करते हैं तो वेवलेंथ जो कितनी होती है, इन्होंने जो क्लासिकल जो आपके पास क्या थे, जो मैक्सवेल थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, उसका यूज करके इन्होंने ये फॉर्मूला निकाला था। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखूं तो क्या हो जाएगा आपके पास, इन टर्म्स ऑफ जो वेवलेंथ है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कितना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो वीन्स ने वीन्स ने क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी यूज की थी, क्लासिकल मैकेनिक्स थ्योरी, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स की जो थ्योरी थी, यानी वीन्स ने, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, कौन सा यूज किया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ यूज किया था। क्या किया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ, बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, क्लासिकल बोल्ट्जमैन लॉ, जो कि आपके पास क्या है, क्या होता है क्लासिकल बोल्ट्जमैन, यानी एन लैम्डा इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, ए की पावर कितना था, माइनस हाफ, याद करने की जरूरत नहीं, बस मैं बता रहा हूँ, बाई लैम्डा के टी, ठीक है, के टी हो जाएगा, ये कहा था। इसका यूज करके इन्होंने फिर आपके पास जो यूजिंग दिस लॉ, जो बेस्ड ऑन द अजम्पशन वीन्स ऑब्टेन द फॉर्मूला, इन्होंने क्या कहा, इस अजम्पशन का यूज करके, वीन्स यूज अजम्पशन किसका अजम्पशन, ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, तो इन्होंने पाया कि आपके पास क्या है, इन्होंने क्या पाया कि जो ई लैम्डा और डेल लैम्डा है, इसको बाद में भी करेंगे हम, तो क्या है आपके पास, वो कितना हो जाएगा, बाद में भी हम करेंगे इसको कि कैसे आए, 8 पाई एच सी, ठीक है, लैम्डा की पावर 5 और ई की पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के, ठीक है, इतना आपके पास आया था। ये अभी वापस भी आएंगे हम कि कैसे आए और ये टर्म्स कहां से आए, तो क्लासिकल फिजिक्स में जब रेले का पढ़ेंगे, जो आपके पास वीन्स लॉ था, ठीक है, जो कितने आया था उसमें डेंसिटी, यू न्यू टी इक्वल टू कितना था, ए कांस्टेंट बोल दिया मैंने, मैं सारी चीज याद नहीं रखूंगा, बस इतना याद रखूंगा, यहाँ न्यू क्यू है और यहाँ पे कितना आ जाएगा, न्यू क्यू ई की पावर बीटा कितना आ जाएगा, टी, ठीक है, न्यू टी, ठीक है, बीटा न्यू टी, ठीक है, इस पे आते हैं, वो वेवलेंथ वाला बाद में बताते हैं आपको, ठीक है। ये लॉ जो था ये था सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वीन्स फिट फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, वीन्स लॉ फिट फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी किसके लिए था, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए था, सुटेबल फॉर हायर फ्रीक्वेंसी। ये फेल होता है, फेल
फेज एट लोअर फ्रीक्वेंसी। अब अगर वेवलेंथ के टर्म में आ जाए तो इसका उल्टा कर देना, ठीक है। वेवलेंथ के टर्म्स में आए तो इसका उल्टा कर देना। देखिए थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को और डिटेल में बताऊं, ठीक है, रेले जीन्स में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता है क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। चलिए लगाइए आप रेले जीन्स में। ठीक है, पहले क्या माना जाता था, ठीक है, रेले जीन्स लो, रेले जीन्स लो, ठीक है, रेले जीन्स लॉ की बात कर देता है, ठीक है। तो रेले जीन्स लॉ में देखते हैं कि अगर हम जो है यानी अगर रेडिएशन लॉ हाई फ्रीक्वेंसी यानी लो वेवलेंथ पे बात करें तो ये क्या करता है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये हायर फ्रीक्वेंसी पे ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों नहीं कर पाए थे, ऐसे देखते पहले प्रॉब्लम ही देखते हैं इसमें क्या हुआ था। फेल्स टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व कहां पर, एट हायर फ्रीक्वेंसी पर, हायर फ्रीक्वेंसी पर। अच्छा हायर फ्रीक्वेंसी पर ये फेल होता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्यों, अभी देखते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या, अच्छा फेल क्यों हुए थे पहले ये बता लेते हैं। अब इन्होंने कहा कि अगर आप देखिए, इन्होंने सबसे पहले आपके पास मैं बता देता हूं कि आपके पास क्या है, इन्होंने क्या कहा कि अगर आपके पास जब भी कोई बॉडी है वो अपने ऊपर क्या है, रेडिएशन इंसिडेंट होती है तो ब्लैक अब्सॉर्ब कर रही है, तो इन्होंने क्या कहा कि जब भी उसके अगर वो बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के कंपैरिजन में कम है तो क्या करेगा, वो अब्सॉर्ब करेगा। जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो अब क्या करेगा, वो एमिट करेगा और ग्लो करेगा, चमकेगा। ऐसे ही तो होता है, पहले वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, चमकेगा। अब जब ये ग्लो करती है तो एक रेडिएशन को हमने पहले बताया कि रेडिएशन का एमिट करते हैं जिसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन अलग अलग अमाउंट में रेडिएट होती है, जो ब्लैक बॉडी से जो एमिट हो रही है अलग अलग रेडिएशन चारों दिशाओं में एमिट होती है ना, एक ऐसा होता है कि जो एमिट हो रहा होता है वो चारों दिशाओं में एमिट करता है, ऐसा नहीं कि एक होल से यहां से कुछ आते हुए दिख रहा आपका गोला। एमिट जब कर रहा होगा तो क्या कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, सारे डायरेक्शन में एमिट कर रहा होगा, ठीक है। अब जब आपके पास, अब इसको समझाने के लिए जो ये जो एमिट हुआ इसको समझाने के लिए रेले जीन्स ने क्या किया, क्लासिकल थ्योरी जो आपके पास आप बोलते हो क्लासिकल स्टैटिक्स के इक्विपार्टीशन थ्योरम का यूज किया था। यानी इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आप लिख सकते हैं बीबी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी से एमिटेड रेडिएशन को, एमिटेड रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, क्लासिकल स्टैटिक्स, क्लासिकल स्टैटिक्स, क्लासिकल स्टैटिक्स के किसका यूज किया, इक्विपार्टीशन थ्योरम। ये पढ़ा होगा आपने, मैंने पढ़ा होगा इक्विपार्टीशन थ्योरम। अच्छा इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहती है आपके पास, इक्विपार्टीशन थ्योरम कहती है कि क्या है कि ईच डिग्री ऑफ जो सिस्टम की ईच डिग्री के साथ कितनी काइनेटिक एनर्जी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है, तो वो होती है हाफ केवीटी। अब इन्होंने भी क्या किया, इसी कंसेप्ट को ब्लैक बॉडी के लिए यूज किया, इसी वाले कंसेप्ट को ब्लैक बॉडी के लिए यूज किया और क्या कहा कि क्या है कि ईच मोड के पास कितनी, अब इन्होंने क्या क्या कहा, अब इन्होंने क्या माना, रेजोनेटर ऑसिलेटर माना, हर जो जैसे हम पीछे भी कह रहे थे, एक रेजोनेटर मतलब क्या है, एक क्या माना, ऑसिलेटर माना। तो जब वो वाइब्रेट करता तो इन्होंने कहा ईच क्या है, आपके पास ईच एक मोड के पास कितने, अगर देखो इसमें इस रेजोनेटर में कोई ऐसे ऑसिलेट कर रही है, इसके पास कितना मोड है, एक ही मोड है, तो इसके साथ कितनी एसोसिएट होगी, हाफ केवीटी। अब देखो कोई वेव इसी रेजोनेटर के अंदर, रेजोनेटर मान के, रेजोनेटर किसको बोलते हैं, तो रेजोनेटर क्या होता है आपके पास, रेजोनेटर बताया था हमने, रेजोनेटर वो होता है कि आपके पास, इन्होंने क्या कहा
कि आपके पास जब ये क्या है, ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी जब रेडिएशन का वीन्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे हम, तो वीन्स ने क्या कहा था कि जो क्या ट्रीटेड एज अ क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह क्या था, तो जब ये वाइब्रेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेजोनेटर बोल देते हैं। ठीक है, यानी जब इन्होंने क्या कहा था कि जो ब्लैक बॉडी है वो क्या बनी, बहुत सारे, ये लिख देता हूं मैं, कि बहुत सारे किससे बना है, जो ब्लैक बॉडी है, मैं समझा देता हूँ, जो ब्लैक बॉडी है वो किससे बनी है, बहुत सारे, बहुत सारे, ये वीन्स ने कहा था, बहुत सारे लीनियर हार्मोनिक से बनी है, हार्मोनिक, लीनियर हार्मोनिक से बनी है। अब ये जब, अब ये क्या करते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर लिख लेना, हार्मोनिक नहीं लिखो, ऑसिलेटर नहीं लिखा मैं, लीन हार्मोनिक ऑसिलेटर से मिलकर बनी है, मिलकर बनी। अब ये जब ऑसिलेटर, यानी इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं कॉर्ड रेजोनेटर। ये जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इनको क्या बोलते हैं, रेजोनेटर, रेजोनेटर। ठीक है, क्या बोल देते हैं, रेजोनेटर बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, इनको ही क्या बोल देते हैं, रेजोनेटर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि एक रेजोनेटर के पास अगर एक मोड वेवलेंथ हो तो उसके साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट है, हाफ के बीटी। अगर कितनी मोड हो, अगर आपके पास वेवलेंथ ऐसी जा रही है, मान लीजिए इसके अंदर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर पहुंचे, तो कितने मोड हो गए, दो मोड हो गए, दो मोड हो गए, तो दो के साथ कितना हो जाएगा, हाफ के बीट। ऐसे इनका ठीक था कि इन्होंने एक्सप्लेन करते गए कि ऐसे वेवलेंथ आएगी। जब आप कर्व एक्सप्लेन कर रहे थे रेलेक्स जीन्स, तो इन्होंने क्या कहा कि देखिए, पहले मैं बना लेता हूं थोड़ा सा, जैसे लो, जैसे हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ थे, सॉरी हायर वेवलेंथ की तरफ थे, तो इन्होंने कहा कि एक मोड होगा, फिर पीछे आएंगे तो दो मोड होंगे, ये एक्सप्लेन कर रहे थे। फिर यहाँ पे कितने मोड होंगे, तीन मोड होंगे। लेकिन जैसे ही ये लोअर वेवलेंथ की तरफ आए, यानी हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ, ठीक है, जैसे ही इन्होंने ये देखा कि जैसे ही क्या है, जैसे आप पीछे पीछे जाओगे लोअर वेवलेंथ की तरफ, तो ये जो मोड होंगे बहुत सारे मोड होंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, अब इसके बाद जो क्या हो जाएंगे, बहुत सारे मोड हो जाएंगे, और इनके क्रॉसपॉन्डिंग जब क्या हो जाएगा, जब लोअर वेवलेंथ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्सरे, एक्सरे, एक्सरे से क्या है आपके पास, इनसे पहले क्या आ जाएगी आपके पास, गामा रे, एक्सरे, यूवी रे। ठीक है, इनमें क्या, जैसे ही लोअर वेवलेंथ की तरफ जाओगे तो यहाँ गामा रे आ जाएगी, फिर इसमें क्या आ जाएगी, एक्सरे आ रही होगी, यहाँ पर यूवी रे आ रही होगी। इन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट किया कि क्या हो जाएगा, जैसे ही आप लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होंगे, जैसे ही आप लोअर वेवलेंथ की तरफ होंगे, तो क्या हो जाएगी, आपको जो एमिटेड रेडिएशन मिलेगी वो यूवी, एक्सरे, गामा रे मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी यहां से इनका, ठीक है, क्यों मिलेगी, क्योंकि ये जो मोड माने थे इन्होंने, रेजोनेटर मोड जो वेवलेंथ है, इन्होंने कहा यहां पर क्या हो जाएंगे, बहुत पास पास में होंगे, बहुत सारे मोड मोड होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर तीन मोड थे, यहाँ पर दो थे, और यहाँ पर ये हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोड इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर आपके पास जैसे क्या करेंगे, अब जब ये क्या बोला गया था, इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि जैसे ही ये लोअर वेवलेंथ की तरफ आएंगे, लोअर वेवलेंथ की तरफ, तो इनफाइनाइट बहुत ज्यादा अमाउंट में रेडिएशन देंगे, जहां पर बोलते हैं इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ रेडिएशन देंगे। ये क्या करेंगे, इन्होंने क्या कहा कि लोअर वेवलेंथ, एट अ लोअर वेवलेंथ साइड, एट लोअर वेवलेंथ साइड, वेवलेंथ साइड, साइड क्या है, एमिटेड रेडिएशन क्या हो जाएगी, एमिटेड रेडिएशन जो हो जाएगी उसकी एनर्जी कितनी होगी, इनफाइनाइट रेडिएशन, इनफाइनाइट हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, क्लासिकली इन्होंने देखा, इसी को बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी, इसी को बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी, कि इन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा होगा, पर एक्चुअल में हुआ नहीं ऐसा। ठीक है, इन्होंने कहा जिस क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन कर रहे थे, तो ये जब रीजन आया हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, यानी लो वेवलेंथ रीजन, वहां पर इन्होंने माना कि मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होंगे, बहुत पास पास में होंगे, एन नंबर ऑफ वाइब्रेशन होंगे, उस वजह से क्या होगी कि आपको एक्सरे, गामा रे, बहुत सारी ऐसी जहां पर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। पर ऐसा होता नहीं, इसी को बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी, और यही थी लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, क्या थी लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, ठीक है,
तो यहां तक समझ आ गया आपके पास? कैसे लिख सकते हैं? अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी, ऐसा रीजन लिख लो। रीजन में ह्यूज अमाउंट एट, ऐसे लिखें, रेलेट जीन्स लो, रेलेट जीन्स लो क्लासिकली प्रिडिक्ट, क्लासिकली प्रिडिक्ट, ठीक है। क्या प्रिडिक्ट किया था कि एट लोअर वेवलेंथ साइड, लोअर वेवलेंथ साइड, लोअर वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी साइड, हायर फ्रीक्वेंसी साइड, हायर फ्रीक्वेंसी साइड, ह्यूज एनर्जी emitted by ब्लैक बॉडी, इसको क्या बोलते हैं? इस रीजन को बोल देते हैं, इस रीजन को बोल देते हैं अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी, ठीक है, कैटास्ट्रॉफी। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो रेलेक जीन्स जो है दो, ठीक है, रेलेक जीन्स लॉ जो था, ठीक है, रेलेक जीन्स रेडिएशन लॉ, ये पहले की बात बता रहा हूं मैं, फिर मैं मॉडिफाई करूंगा इसको, ठीक है। रेलेक जीन्स लॉ, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि आपके पास जो एनर्जी डेंसिटी है इन टर्म्स ऑफ यू एंड टी, वो क्या हो जाएगा 8 पाई, या हमने ए भी बोल देते हैं, कई बार हम कांस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है, अपॉन सी, सी क्यू, और ये क्या कहा था के टी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। यहां से न्यू की वैल्यू, किसकी वैल्यू रख दोगे? न्यू की वैल्यू रख दोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 पाई सी लैम्डा स्क्वायर के टी, ये तो हो जाएगा सी क्यू, यानी अगर इन्होंने कहा कि यू टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन जब दिया इन्होंने, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि ये रेलेक जीन्स लॉ था, लेकिन जो बाद में मॉडिफिकेशन किया था, मॉडिफिकेशन किसने किया था? प्लांक ने मॉडिफाई किया था ना। तो कल पढ़ेंगे हम इसमें प्लांक ने कैसे मॉडिफाई किया था, अब बता देता हूं अभी, तो कल फिर हम पढ़ लेंगे। प्लांक ने क्या कहा कि आपका ये जो, ठीक है, जब आपका ये फेल होता है कहां पर? हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ। तो इन्होंने क्या कहा कि जो आप जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मान रहे हो ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो क्या है? इको पार्टीशन थ्योरम की बेस पे थी। तो इन्होंने क्या कहा कि ऑसिलेटर कितनी भी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट क्यों ना कर रहा हो, तो क्या है, ये पॉसिबल क्या है, जो प्लांक ने क्या कहा कि ऑसिलेटर अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, और क्या करेगा, एक हाफ केवीटी से नहीं करेगा, उसके पास अलग अलग एनर्जी होगी, ठीक है। इसी के लिए सुझाव दिए थे उन्होंने, ठीक है। और अपना एक जो है लिख सकते हैं, इसमें लिख देता हूं, ठीक है। इसके अनुसार क्या था? इसके अनुसार था, जो क्लासिकल थ्योरी कहती थी कि एनर्जी जो, ठीक है, तो चलिए, अब क्या है, ये था रेलेक जीन्स लॉ,
लैम्डा स्क्वायर, सॉरी लैम्डा स्क्वायर नहीं, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम कहाँ थी, सब चीज ठीक था। ये थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती थी, ये बोलती थी कि जो ऑसिलेटर है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा हो, जो ऑसिलेटर होगा, जो ऑसिलेटर होगा, ऑसिलेटर होगा वो किसी भी फ्रीक्वेंसी से, किसी भी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करे, किसी भी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करे, फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करे, ऑसिलेट करे, उसके पास करे, उसके पास जो एनर्जी होगी, एवरेज थर्मल, एवरेज एनर्जी होगी, वो कितनी रहेगी, एवरेज केटी रहेगी। कितनी रहेगी, केटी। यही केटी रहेगी। यही मॉडिफाई किया था प्लांक ने। प्लांक ने क्या कहा, प्लांक ने मॉडिफाई किया था आगे, प्लांक ने, प्लांक रेडिएशन लॉ। तो प्लांक ने क्या कहा, ये जो कल करवाएंगे हम प्लांक लॉ, ये जो ये प्रॉब्लम सब ठीक था, ये क्या है, ये जो केटी है प्रॉब्लम इसके साथ था। क्लासिकल फिजिक्स मानती थी कि कोई भी ऑसिलेटर कितनी भी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, उसके साथ जो एवरेज एनर्जी होगी वो ये होगी। फिर जो प्लांक ने इसको मॉडिफाई किया था वो यही कहा था, हर एक ऑसिलेटर अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा तो उसके साथ अलग अलग एनर्जी होगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, ना कि केटी होगी। यही था मेन मॉडिफिकेशन बाय प्लांक, और यही यूज किया उन्होंने। क्या किया, हायर के लिए भी एक्सप्लेन कर दिया था, लोअर के लिए भी एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो बाद में जो जो जब एनर्जी आती है तो आप लिखते हो ई की पावर कितना, लेमडा कितना, एच सी बाय लेमडा के टी। इन्होंने कहा इतना होगा, ना कि ये होगा। इन्होंने कहा हर एक एनर्जी के, हर एक ऑसिलेट कर, अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है देन उनकी जो एनर्जी होगी वो भी डिफरेंट होगी। आपका क्वेश्चन मेरे को समझ ही नहीं आया, क्या पूछ रहे सर। रेले जीन्स लॉ की बात हो रही थी और ये हाई फ्रीक्वेंसी पर फेल तो हुआ, इन्होंने इक्विपार्टीशियम यूज किया फिर भी यूवी मिला। हाँ तो यूवी क्यों, इक्विपार्टीशन, ये एनर्जी डेंसिटी नहीं जानते क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मोड, हर एक मोड पे ये तो हम पहले से यूज कर रहे हैं, ये वाला टर्म्स, ये हर एक मोड के, ठीक है। ये जो है ना एनबी, क्लासिकल फिजिक्स से ही तो यूज किया इन्होंने। मैं लिख देता हूं, एनबी जो था, जो हमने लिखा था अभी एनबी, ठीक है, एन जो था एनबी, या स्मॉल एन यूज किया होगा, वो कितना 8 पाई न्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोड। नंबर ऑफ मोड ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोड, नंबर ऑफ मोड, नंबर ऑफ मोड, मोड ऑफ रेडिएशन, या इसी को बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोड, नंबर ऑफ मोड इन रेडिएशन के मोड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये तो रहेगा ही, मिक्स हो गया मतलब नहीं, ये क्लासिकल फिजिक्स का है। अभी तो बोला बोल्ट्जमैन लॉ से एन एन यूज किया था, अभी क्वांटम थ्योरी तो आई नहीं, मिक्स हो गया। तो ये नंबर ऑफ मोड है, ये तो हमने उसमें भी यूज किया, बीन्स में भी यूज किया, बीन्स में देखो ये भी तो यूज किया हमने, बीन में भी तो यूज किया। कहाँ मिक्स हुआ आपका, ये कहाँ गया, ये जो आप ये क्लासिक बोल्ट मैक्सवेल बोल्ट में, तो नंबर ऑफ मोड आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा नहीं, हमने लिखा यहाँ पर ए लिखा था ना, कहाँ पर ये, ठीक है। चलिए एक बार और देख लीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।